ओके, कंटिन्यूइंग विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फर्दर। कुछ और क्वेश्चंस के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे। इन द प्रीवियस स्लॉट वी वर्कड आउट टिल क्वेश्चन नंबर 6, है ना? विल टेक सम फर्दर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। अभी तक जो हमारे सामने क्वेश्चंस आए थे देवर ऑन कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, डेंसिटी, स्टोइक्योमेट्री। भी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड आएगा एंड देन विल स्विच ऑन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, है ना? ठीक है। जैसे कि इफ यू वर्क आउट क्वेश्चन नंबर 7, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution. We are mixing two solutions together. One is 300 gram of 25% प्लस हमने इसमें मिक्स किया 400 ग्राम ऑफ 40%, और ये है बाय मास। बोथ द सॉल्यूशंस आर बाय मास। तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, इन दोनों को मिक्स करके जो नया सोल्यूशन बन रहा है, उसका हमें परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट। ठीक है, फाइन। मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या पता चलना चाहिए कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। दोनों की क्वांटिटीज चाहिए, दोनों की इंडिविजुअल क्वांटिटी निकालनी है जो कि गिवन डेटा में से बाहर आ रही है। ठीक है, ओके। पहला सोल्यूशन उठाते हैं, 300 ग्राम ऑफ 25%। ठीक, 300 ग्राम ऑफ 25% यानी कि कितना, बता सकते हो? थ्री, सॉरी, 75। कैसे आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकाल रहे हैं? 75 क्या पता चल रहा है? सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए पहले वाले में, फर्स्ट वाले सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, दैट इज 25%, मतलब 25 ग्राम इन 100 ग्राम्स। 25% का मतलब था 25 ग्राम इन 100 ग्राम्स। लेकिन हमारे पास कितना सोल्यूशन है? 300 ग्राम्स। तो टोटल सॉल्यूट कितना इकट्ठा हमारे पास कलेक्ट हो गया? 75 ग्राम्स। ठीक है। और दूसरे वाले में, 400 ग्राम वाले में कितना सॉल्यूट आएगा वो भी निकाल लेते हैं। 400, 40% ऑफ 400, सो दैट गिव्स यू 160 ग्राम्स। डन। टोटल सॉल्यूट का मास ले लेते हैं। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट 75 वहां से आया, 160 ग्राम इसमें से मिला, यानी कि जो टोटल सॉल्यूट उस नए वाले सोल्यूशन में कलेक्ट हो गया होगा, दैट इज 235 ग्राम्स। मास परसेंटेज निकालने के लिए पहली रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूट का मास, मिल गया। अब क्या बचा? मास परसेंटेज निकालने के लिए नेक्स्ट क्या चाहिए अपने को? सोल्यूशन का मास। ठीक है, वो ले लेते हैं। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। 300 ग्राम हमने एक सोल्यूशन लिया है, 400 ग्राम हमने दूसरा सोल्यूशन लिया है। टोटल हमारे पास सोल्यूशन 700 ग्राम्स रेडी हुआ। दैट्स इट। नाउ लेट्स गो फॉर मास परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट फाइनल सोल्यूशन में। फाइनल सोल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट इज हाउ मेनी ग्राम्स? 235 आउट ऑफ 700 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 33.5% अप्रोक्स, राउंड ऑफ करके। और अगर सोल्यूशन में इतना सॉल्यूट है
तो सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा डायरेक्टली? परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, सीधा 100 में से माइनस कर देंगे। डायरेक्ट 100 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का परसेंटेज भी निकल के आ जाएगा 66.5। 66.5। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8 में जो कंटेंट है उसमें जो डेंसिटी के बेस पे मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के दिए, वी हैव एग्जैक्टली वर्कड आउट द सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अर्लियर। Okay, let's check it out quickly. So, if I go for question number 8, this has been asked in board exam earlier. ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, so we'll have the marking कि such questions are preferred. Let's see. An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram इथिलीन ग्लाइकॉल का एक सोल्यूशन बनाया है। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला मेंशन्ड है ऑलरेडी, C2H4OH होल ट्वाइस। और हमने इसको मिलाया 200 ग्राम वाटर में। ओके। पहली चीज पूछ ली मोलैलिटी, डन, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। और फिर डेंसिटी देके मोलैरिटी पूछ ली, डेंसिटी देकर मोलैरिटी पूछ ली। डेंसिटी इज 1.072 ग्राम पर ml एंड दे आर आस्किंग अस मोलैरिटी इन द सेकेंड हाफ। ठीक है। तो मोलैलिटी आई गेस इज नॉट अ चैलेंज। मोलैलिटी के लिए तो डेटा सीधा सीधा अवेलेबल है। यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पहले, यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल्स मिल जाएंगे, गिवन मास पता है। सो दैट वुड बी 24, 4, 32 एंड 2। 62 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिया है अपन ने? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सॉल्यूट के मोल्स गिवन मास जो कि 222.6 दिया है, गिवन मास 222.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि अभी अभी निकाला, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना डाला अपन ने? 200। कितना केजी हो गया? 0.2। ये अपने को मिलेगी मोलैलिटी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 1113/62। इसको डिवीजन करेंगे तो दैट विल कम अप समवेयर अराउंड 17.95 और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। ये मोलैलिटी आ गया जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सारा डेटा अवेलेबल था। मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जिससे अपन ने मोल्स निकाल लिए और सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है। मोलैरिटी का एग्जीक्यूशन के लिए डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना? ठीक। चलो, अभी अपने पास डेंसिटी अवेलेबल है।
डेंसिटी से मुझे वॉल्यूम तक पहुंचना है, ताकि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दें अपन। यहां लिख लेता हूं पहले। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट में क्या था? हमारी रिक्वायरमेंट थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमारी रिक्वायरमेंट थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या चाहिए मुझे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसमें से मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अवेलेबल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डेंसिटी की मदद लेने वाले हैं, तो मुझे उसके साथ क्या चाहिए? मास। हमें क्या लगेगा पहले? मास। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना आएगा? सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाकर 422.6 ग्राम। 422.6 ग्राम मेरे पास टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है, मास। और डेंसिटी क्या रिपोर्टेड थी? 1.072 ग्राम पर ml। इस डेंसिटी और मास की मदद से अपन वॉल्यूम पे पहुंचेंगे, और उस वॉल्यूम को अपन यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड वी आर डन। हर बार आपको यही अप्रोच करना है जब भी डेंसिटी दी जाए। वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी। मास हो गया अपने पास 422.6। डेंसिटी हो गई 1.072। ठीक है। ये अपने को यहां पे रखनी होगी। अभी तो ये वॉल्यूम हमारा एमएल में आएगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दी गई है। तो दैट इज समवेयर अराउंड 394.2 ml। कन्वर्टिंग इट इनटू लीटर्स, 1000 से डिवाइड कर देंगे। एंड नाउ वी विल अप्रोच फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी ये वॉल्यूम में फिट हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले से अवेलेबल है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन ने निकाल रखा है। वो 3.5 222.6/62 वाला केस। तो मोल्स इज 222.6/62। वॉल्यूम इज 0.3942। रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो वी विल गेट मोलैरिटी इन द सेकेंड हाफ। 32339. ठीक है। रिपोर्टेड टू बी एज, कैलकुलेशन से निकल के आएगा 9.1 मोल पर लीटर। 9.1 मोल पर लीटर। वो कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करने वाली बात है। हमें से कॉन्सेप्चुअली वर्कआउट प्रोसीजर क्लियर हो कि व्हाट वी एग्जीक्यूटेड। जब भी डेंसिटी दी जाएगी, हमेशा मास की मदद से अपन वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम को मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Let's quickly switch over to the next one. Okay, a question on ppm. Let's see. After this, the category of questions will change. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, which is a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. Okay, so there was a contamination of chloroform in the drinking water in the amount of 15 ppm by mass. By mass. That means 15 gram in 10 to the power 6 grams. 15 gram chloroform in 10 to the power 6 gram solution. Okay. Okay. So that's given. Now what they want us to find? Express this in percent by mass. Okay. So first thing that we have to find is percentage by mass. We'll convert it very easily, no issues. And the second thing they're asking us the molality. Okay. ठीक है, let's approach for it. Chloroform.
पहले परसेंटेज बाय मास निकाल देते हैं, विच वोंट बी अ बिग डील। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वी हैव बोथ द डेटास। पीपीएम वर्ड का इंटरप्रिटेशन था इसमें, पीपीएम। तो पीपीएम का मतलब है कि 15 ग्राम्स इन 10⁻⁶ ग्राम इंटू 100। तो यार दो जीरो यहां से कट जाएंगे, चार फिर भी बचेंगे, है ना। बस ये आंसर है, 15 × 10⁻⁴%। ठीक है। ठीक। 10⁻⁶ का फैक्टर कैसे आया पता था ना, पीपीएम का केस ही वही है। ओके, चलो डन। मोलैलिटी में क्या करें? हम्म। मोलैलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या अवेलेबल है? मोलैलिटी के लिए भाई मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। है क्या अपने पास इसकी दोनों चीजें? गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास हम खुद निकालेंगे, हो जाएगा। क्या हमारे पास सॉल्वेंट का मास है? क्या सॉल्वेंट का मास हमारे पास है केजी में? सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं अपन? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना अवेलेबल है? अभी यूज किया अपन ने पीछे फॉर्मूले में, 10⁻⁶। और सॉल्यूट का मास कितना अवेलेबल है? 15 ग्राम। 10⁻⁶ ग्राम में से 15 ग्राम माइनस करना है, वो तो 15 तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ itself, and let's convert it into kgs. That would be 10⁻³ kg। ये हमारा सॉल्वेंट का मास आ गया, जिसको अपन मोलैलिटी के फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। तो वो नेग्लिजिबल सब्ट्रैक्शन था, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर। अच्छा, पहले क्लोरोफॉर्म का मास भी चाहिए अपने को। क्लोरोफॉर्म का मास, मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का मास 0.5। 35.5 पूरा ले। 35.5 वो 3 बार लेना है हमको फिर। या 106.5 टोटल मिलाकर। 13 ऐड करना है इसमें, 119.5 ग्राम पर। ओके, अब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं मोलैलिटी को एग्जीक्यूट करने की। देखते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास 15, मॉलिक्यूलर मास 119.5, और नीचे 10⁻³ केजीज, है ना, वो तो केजी में ही ऑलरेडी। ठीक है, ये जो आंसर आएगा ये मोलैलिटी दे देगा। ओके, मोलैलिटी मिलेगी यहां से अपने को। ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे, और वो तो एक्सपोनेंट पार्ट तो ऐसा कैसे चलेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों का डिवीजन अपने को दे रहा है 0.126 डिवाइडेड बाय 1000। सो दैट कम्स आउट टू बी 1.26, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया, 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, सॉरी, मोल पर लीटर।
मतलब क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही था, डेटा अवेलेबल था, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना था कि इतने बड़े 1 मिलियन में से अगर मैं 15 हटाऊंगा तो दैट वोंट अफेक्ट। तो ऐसा कोई 999995 में नहीं, ऐसा नहीं जाना था अपने को। इट हैज टू बी सिंपली नेग्लेक्टेड। ओके, चलो। Question number 10 is a theory based question we have already talked about in the we are already available with that answer in our notes. What role does molecular interaction play in the solution of alcohol and water? Alcohol and water, what we talked about. एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनता है, अदरवाइज वो कौन सा सोल्यूशन बन रहा है जो क्या शो करेगा, नॉन आइडियल बनेगा। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल एंड वाटर विल गो इनटू पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन है ना। फाइन। देन 11th, why do gases nearly always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? ठीक है, if the temperature is raised the solubility decreases, गैस की solubility पानी में, why? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, गैस इन लिक्विड को, गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है टेम्परेचर बढ़ाने से? हमने पढ़ा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की पानी में, वो तो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी का कम होना तय है। उसका बैकअप पूछ रहे क्यों। जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, ये प्रोसेस कैसी होती है? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। फिर वही कनेक्शन कि एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन भी अपने पास थ्योरी में है, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वी हैव दैट कंप्लीट पैकेज अवेलेबल ऑलरेडी। ओके, स्विचिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कम्स अप इज क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ फॉर्मूला। फॉर्मूला रिव्यू होता रहेगा, कोर्स रिवाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। हम्म। हेनरीज लॉ के हिसाब से जो सॉल्युबिलिटी यानी जितना मास अंदर डिसॉल्व होगा दैट इज के एच इंटू पी। ये था हेनरीज लॉ। पी पार्शियल प्रेशर, क्या क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने इथेन के बारे में दी। इथेन जिसका अमाउंट 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम है, उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है। ओके, अच्छा, दैट जस्ट द केस ऑफ यूनिटरी मेथड, नथिंग एल्स। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हमने इथेन की क्वांटिटी चेंज करके 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम कर दी, तो अब प्रेशर कितना हो, अब प्रेशर कितना हो। ठीक है, ओके डन। क्या होने वाला है, ये रहा आपका एम और ये रहा पी। क्या फाइंड कर लेंगे, के एच। उसी के एच को और एम को यूज करके अगली बार का क्या पता लग जाएगा, पी। एक बार फॉर्मूले से के एच निकालेंगे और दूसरी बार में सब्सटीट्यूट कर देंगे। रेशो भी लगा सकते हैं, के एच का काम ही नहीं है। कैसे हटा दूं, अगर मैं बोल दूं कि भाई एम डायरेक्टली टू पी, तो एम डायरेक्टली टू पी का मतलब हो गया रेशो बना दो। बहुत बार किया है 9th और 10th में भी, पहले भी 11th में भी किया है। P1/P2, तीन चीजें आपको पता है, चौथा वाला आपको फाइंड करना है। दैट्स इट। M1
6.56 into 10 to the power minus 2, m2 5 into 10 to the power minus 2, p1 is 1, p2 फाइंड करना है। तो kh फाइंड करके कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अलग से वो kh पूछते हैं तो अपन करते हैं, पर फिलहाल तो रेशो में ही काम हो गया, ये कैंसिल हो गया और आपका P2 का वैल्यू आ गया 5/6.56, विच इज 0.762 बार। 0.762 बार प्रेशर आ जाएगा रेशो फॉर्मेट में। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन रिपोर्टेड है उसमें वो दोनों की पावर सेम दी गई है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में अपडेट हुआ, क्या है लिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 6.56 का -3। ओके, ठीक है, तो अगर हमने इसको 3 कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक 10 और बच जाएगा, है ना। नीचे एक 10 बचेगा तो 5 के साथ 10 बचेगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा अपने को, 7.62 बार। ओके, तो ऐसे रेशियो फॉर्म में जाना है ना, ये अच्छा कंफर्टेबल वे था rather than calculating kh। ओके, नेक्स्ट वन। Next is again a theory question that we already worked out. What is meant by positive and negative deviations, and what is the sign of delta H mixing? है ना? So we are aware about it. It's already mentioned in our class notes. We'll switch to the next one. Now comes up the questions from colligative properties and Raoult's law. Let's see. Next, we'll take into account question number 15. डेटा चेक करते हैं। अब आपको हर कोई अगर पता लगाना है ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो लास्ट में पूछा होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा होगा, यानी M2 पूछा होगा, M2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक सोल्यूशन बनाया गया 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ओके, तो वी हैव अ 2% सोल्यूशन, 2% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काम करेंगी। प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो 1.004 बार है। प्रेशर अप्लाइड इज 1.004 बार बाय दिस सोल्यूशन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर, ओके, तो हमें M2 चाहिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमें नीडेड है। ठीक है, ओके। अब एक इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से पता होना चाहिए थी यहां पर नहीं दी गई है। अच्छा, ये काय का प्रेशर है, सॉल्वेंट का कि सोल्यूशन का? दिस इज व्हाट, सॉल्यूट का तो प्रेशर होता ही नहीं, सोल्यूशन का। पूरे के पूरे जो 2% का सोल्यूशन बनाया है ना, ये है, ये PS है, ये PS, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। चलो ठीक है, हम तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0, और इक्वल टू में क्या रखते थे अपन, NB अपॉन Na प्लस NB। हाँ, मतलब टोटल, टोटल लेते थे, फिर उसमें से एक नेग्लेक्ट हो जाता था सॉल्यूट वाला, तो क्या बचता था हमारे पास, NB। बी मतलब कि अपना वो नंबर में चले अगर हमारे, तो सॉल्यूट अपॉन क्या, सॉल्व, सॉल्यूट अपॉन सॉल्व। ठीक है, और अपने पास तो M2 का फॉर्मूला अलग से भी बना हुआ है, याद रह जाए तो वो यूज कर लो डायरेक्ट, ये एक्सपैंड होके वही देगा अपने को। लेकिन इसमें से एक चीज तो मिसिंग है, इसका क्या करेंगे,
इट्स नॉट गिवन। क्या है पी नॉट, क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी पानी। पानी का वेपर प्रेशर, पानी का जो वेपर प्रेशर होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वो 1 एटीएम फिक्स होता है। पता ही है अपने को, पानी बॉइल ही तभी होता है। और 1 एटीएम का मतलब है 1.013 बार। तो अपन ये यूज करेंगे, जो कि हमें याद रखना था, क्वेश्चन में नहीं दिया था। जो कि फिक्स है, पानी के लिए वो फिक्स है। वाटर के लिए वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। चलो, अब अपने पास आई गेस ऑलमोस्ट अवेलेबल होगा सब कुछ। हम्म 2% सोल्यूशन का क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है? 2 ग्राम्स इन 98 ग्राम वाटर, क्योंकि टोटल 100 होता है ना। तो अगर 2 ग्राम सॉल्यूट है तो 98 ग्राम पानी है। अब आ गया अपने पास सारा डेटा, फॉर्मूले में डाल सकते हैं। चलो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। पी नॉट हो गया 1.013, पी एस हो गया 1.004, नीचे आ गया 1.013। और सॉल्यूट के मोल्स, यानी सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास M2 निकालना है। सॉल्वेंट का मास 98, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास यानी पानी का मास 18। अब बचा कैलकुलेशन टास्क, M2 चाहिए अपने को यहां से। हमें यहां से M2 की जरूरत है। डेटा पूरा हो चुका है। यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास? 0.009, 1.013, M2, 18 और 98। ठीक है, लेट्स वर्क आउट द कैलकुलेशंस फॉर। ये देखो, ये डेसिमल से अपन डेसिमल तो ये हटा दो, है ना। और ये 9 जो है वो 18 को 2 टाइम्स कैंसिल करा दो यहां से। और ये 2 से अपन 49 कैंसिल करा लो, बस। तो M2 ऊपर चला गया, 1013 इधर आके 2 में मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 49 से मेरे को डिवाइड कर। दैट्स इट। ये हो गया 2026 डिवाइडेड बाय 49। दैट विल बी अवर M2। M2 रिपोर्टेडली एज, चेक भी कर लेना, 4 से स्टार्टिंग तो मिल रही है, ग्राम पर मोल। यूनिट में अपने को वैल्यू मिलेगी। तो दैट वाज द न्यूमेरिकल ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेटा को शॉर्टलिस्ट करना क्वेश्चन में से वही एक टास्क है, वही स्टेप्स होती है। बाकी तो फॉर्मूले में तो डायरेक्ट ही जाएगा सब कुछ। बट इतना शॉर्टलिस्ट करना, एक तो पानी का वेपर प्रेशर याद रखना रहेगा, 2% का इंटरप्रिटेशन करके देख लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वाज गिवन, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट वन, if we execute, move on towards question number 16। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं मिक्स होकर। हमारे पास हेप्टेन है और ऑक्टेन, ये दोनों मिलकर आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। वेपर प्रेशर जो था दोनों का, वो था 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। ठीक है,
व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। एक ऐसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर बताना है जिसमें 26 ग्राम तो हेप्टेन डला हो और 35 ग्राम ऑक्टेन डला हो। इस मिक्सचर का, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर दे दिए हैं कि अगर वो गैस होती तो इतना प्रेशर एक्सर्ट करती, लेकिन हमने उसका सिर्फ 26 ग्राम लिया है और दूसरे वाले का अपन ने 35 ग्राम्स लिया और दोनों को मिक्स करके एक कंपार्टमेंट में डाल दिया। बताना है कि वो दोनों मिलकर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, दोनों का के एच अपना अपना होगा ना, अलग अलग, दोनों का अपना अपना के एच होगा। कौन कितना प्रेशर क्रिएट, वो मिक्सचर में कौन कितना रोल प्ले कर रहा होगा, कितना प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, वो फाइंड करना। पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कितना मोल फ्रैक्शन कितना है ना, सोल्यूशन के अंदर। जिसका जितना मोल फ्रैक्शन, उसका उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। वी हैव टू फाइंड देयर मोल फ्रैक्शंस। उसके लिए बताइए, हेप्टेन का फॉर्मूला 11th क्लास 10th क्लास। हेप्टेन, हेप्टेन, नो, C7, हेप्ट इज 7। और अगर कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं? 16। एल्केन CnH2n+2। चलो ऑक्टेन क्या हो गया इस अकॉर्डिंग? C8H18। इन दोनों का मास निकाल लेते हैं पहले। दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकल जाएंगे, दोनों के मोल्स निकल जाएंगे, उससे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा और फिर उसको उसके पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखते हैं। 84 + 16, 100। ठीक है, ये तो 100 हो गया भाई पूरा ही। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास 100 आ गया। इसका कैलकुलेट करूं कि डायरेक्ट बता सकते हो बिना ऐड किए? जल्दी बोलो। 114। कैसे था ये? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट था ना, एक ही नेक्स्ट मेंबर है इसका। और हर नेक्स्ट मेंबर में क्या क्या पढ़ा था होमोलोगस सीरीज के बारे में, कि भाई CH2 ऐड होता है और मास कितना ऐड होता है? 14। तो ऐसे लिंक बना लिया, ठीक है। वो तो लिख भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, पर ठीक है। 114। ओके डन। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए अपने को, दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए, मास भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है। लेट्स कैलकुलेट देयर मोल फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ मोल्स पहले। मोल्स ऑफ C7H16 will be given mass upon molecular mass, which is 0.26 मोल। ऐसे ही मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं उसका, ऑक्टेन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C8H18 विल बी, उसका कितना ग्राम डाला है हमने? 35 ग्राम डाला। 35/114। ठीक है, ये आया 0.31। ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शन भी आ गए, मोल्स आ गए सॉरी। अब हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन। एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का तो 1 में से माइनस कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C7H16 विल बी, कैसे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, 0.26/0.57। ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। 26/57 गिवन एज 0.456। और अगर एक मोल फ्रैक्शन ये है तो दूसरा वाला कैलकुलेट करने का नीड ही नहीं है, सब ट्रैक करेंगे अपन तो। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ
C7H16, 1 minus 0.456, which is 0.54। ठीक है, अब वो लॉ लगा देते हैं। ये दिया था ना पार्शियल प्रेशर अपने को, ये रहा। इतने प्रेशर का इतना फ्रैक्शन चाहिए मेरे को, पहले वाले के प्रेशर का इतना फ्रैक्शन चाहिए और दूसरे वाले के प्रेशर का इतना फ्रैक्शन चाहिए। प्रेशर ड्यू टू हेप्टेन विल बी, वो कौन सा लॉ लग रहा है ये, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ। तो बस लगा देते, सारा डेटा आ चुका है। ओरिजिनल कितना था उसका, 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो में चलने तो आंसर भी उसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं है ना उसकी। कितना है, 0.456। जैसे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, आंसर मिल रहा है 47.97, एंड वी आर स्टिल स्टिकिंग टू किलो पास्कल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको। राउल्ट्स लॉ का बैकअप है ये। राउल्ट्स लॉ दूसरे वाले का प्रेशर C8H18 का, उसका भी यही फॉर्मूला। ये आ गया सेकेंड वन, 0.5 यानी ऑलमोस्ट आधा, तो वर्किंग आउट अकॉर्डिंगली। एंड दे आस्क्ड अस द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर। 47.97 किलो पास्कल प्लस 25.46 किलो पास्कल, that in turn gives us 73.43 kilo। That was question number 16। सभी क्वेश्चंस को एक बार टच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन का फ्लो अगर पहले से नहीं किया हुआ होता है तो वो ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम ले लेता है। तो इसलिए पैटर्न करने के लिए हम इन सबको रेंजेस को कवर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल वेटेज पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है ना, इसलिए इतना वर्कआउट हो रहा है इस पे। न्यूमेरिकल वर्कआउट हमें पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से सोल्यूशन, सेकेंड नंबर पे आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड नंबर पे आएगा केमिकल काइनेटिक्स। दैट्स इट। सारे न्यूमेरिकल पूरी केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर के वेटेज में खत्म हो जाता है, बाकी पूरा थ्योरी। 3 ही चैप्टर फिजिकल के हैं, उसमें न्यूमेरिकल आता है। ओके देन, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला वाला एक शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन ही है, सारा डेटा दिया है, बस फॉर्मूले में यूज करना है। 17th क्वेश्चन, व्हाट इट इज एग्जीक्यूटिंग, लेट्स सी। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ओके, पानी का दिया है मतलब पी नॉट। ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि पी नॉट है कि पी एस है। कह ही रहा है ना पानी का है, तो सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है मतलब पी नॉट है। 12.3 किलो पास्कल उसका उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या चारों में से एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ, टेम्परेचर का यूज कहाँ पड़ता है?
सिर्फ ऑस्मोटिक वाले में, सिर्फ ऑस्मोटिक वाले में, है ना। तो बाकी तीनों में रिपोर्टेड जरूर होता है, बट वी आर कंसर्न विद दैट, है ना। वेपर प्रेशर निकालना है, 1 मोलल सोल्यूशन का मोलैलिटी दे दी, मोलैलिटी दे दी 1 मोलल, और इस सोल्यूशन का निकालना है, यानी पीएस, पीएस, दैट्स इट। व्हाट टू डू, हो गया कंप्लीट। कौन से फॉर्मूले पर जाएंगे? विच फॉर्मूला विल हेल्प अस टू रिलेट दीज? राउल्ट्स लॉ, डायरेक्ट। विल इट वर्क? तो वो आंसर भी 12.3 आ जाएगा फिर तो, अगर राउल्ट्स लॉ लगा दिया तो राउल्ट्स लॉ लगा दूंगा तो मेरा तो वो आंसर भी 12.3 आ जाएगा ना, और सोल्यूशन बनने के बाद कुछ तो फर्क पड़ा होगा, नहीं? रिलेटिव लोअरिंग, पर रिलेटिव लोअरिंग में अपन इक्वल टू में क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेते हैं, क्या हम वो निकाल पाएंगे? हाँ ओके, चलो कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो पहले अपने को क्या निकालने पड़ेंगे? वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, और सॉल्यूट का क्या निकाल लेते हैं अपन? मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए ना मेरे को, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? एक मिनट, इसको यहां बना लेते हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लाने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल्स और टोटल सॉल्यूट प्लस वाटर। तो ठीक है ना, इन सबको अरेंज करते हैं। 1 मोलल यानी 1 ग्राम इन 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ओके। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट, मोलैलिटी दी है, डन। आ गया, सब कुछ आ गया, चलो करते हैं। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं पानी के। पानी के मोल्स निकालने के लिए पानी का मास और पानी का मॉलिक्यूलर मास, ये मिला अपने को 55.5। ये वाटर के मोल्स अपन ने रेडी कर लिए, चलो ठीक है। और हाँ, ये 1 ग्राम नहीं लिखा, वन क्या लिखना है मेरे को यहाँ पे? 1 मोल। तो भाई सॉल्यूट के मोल तो ऑलरेडी मिल गए, कितना? 1, 1 मोल डाला है अपन ने क्योंकि सॉल्यूट तो, ठीक है। लेट्स गो फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विच इज सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, 1/56.5। यार दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डेटा इंटरप्रिटेशन, की जो दिया है उसको यूज कैसे करना है। हाँ चलो ठीक है, ये आ गया 0.0177, ठीक है। कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का? देख लो भाई, सब क्लियर है। ये मोलैलिटी से पता चल गया था, और फिर अपन ने मोल्स निकाल लिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, सब कुछ मिल गया था। नाउ व्हाट? अब वो हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा देते हैं, जो कहता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ही एक्स सॉल्यूट होता है। और अपने को किसकी नीड है? पी एस, बाकी सब दिया है, ये ढूंढना है अपने को। पी नॉट उन्होंने खुद दिया हुआ है ना, 12.3।
पी नॉट दिया है 12.3, उसी में रखेंगे, किलो पास्कल में चलने देना, 1000 से मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 0.0177। ओके, पीएस चाहिए पॉइंट्स, मल्टीप्लाई होगा और 12.3 में से माइनस हो जाएगा। 12.3 minus PS will be 12.3 multiplied by 0.0177. So PS will be equals to 12.3 minus 12.3 into 0.0177. वो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, बहुत बड़ा 0.9, बहुत ही छोटा सा इफेक्ट आने वाला था। 12.09, और अगर 30 में से अपन 9 हटा देंगे, अच्छा माइनस करने के बाद, ओके ठीक है। 12.3 कॉमन निकाल के अपन 1 में से भी 0.0177 माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, 12.3 भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। दैट माइट बी समवेयर अराउंड 12 पॉइंट नहीं, कितना निकल के आ रहा होगा ये, 1.22 दिस प्रोडक्ट, 0.2, 0.02 होना चाहिए मेरे पास, 0.2511, ठीक है। इसको 12.3 में से हटा देते हैं, आगे के डिजिट का तो कोई मेजर चैलेंज नहीं, पर मेरे को लग रहा है 12.2 है, 12.30 -2, नहीं, डेसिमल चेक करो उसको। चलो ठीक है, एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, ये रहा। हम्म, देयर इट इज। और डेसिमल कहाँ पे लेना है, 4 और एक 5 के बाद, 1 2 3 4 5, ये बोल रहा था मैं, ठीक है। सो दैट गेव मी 0.21, 2 डिजिट ले लेते हैं, सफिशियंट है ना, 2 डिजिट ले लो, 7 से राउंड ऑफ होगा अगर मैं वहां तक रोकना चाहता हूं तो दैट विल बी 0.22 राउंडिंग ऑफ में। और 30 में से अगर 22 चला जाएगा तो बचेगा 8 किलो, बस रिपोर्टेड है। जिस डिजिट पे आपको रोकना हो ना, उसके अगले वाला अगर अवेलेबल है तो उसके हिसाब से राउंड ऑफ करके फिर उसको रोकना चाहिए, उसको यूज कर लेना चाहिए। ओके देन, नेक्स्ट। तो ये कॉन्सेप्चुअल था यार, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड था। हमें मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स को कनेक्ट करना था डेटा में से। अब आपको मिलेंगे डायरेक्ट कॉलिगेटिव फॉर्मूला क्वेश्चंस, जिसमें अपने को डेटा सारा अवेलेबल होगा, पुट करेंगे अपन, कैलकुलेशंस को चलाएंगे एंड इट विल बी डन। चेक करते हैं। ओके, इफ वी एग्जीक्यूट क्वेश्चन नंबर 18, सारा डेटा शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके दिस टाइम दे हैव आस्क्ड फॉर मास, रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है हमारा उसका, W2, एंड गिवन M2 एज 40 ग्राम पर मोल।
which should be dissolved in 114 gram octane, W1, to reduce its vapor pressure to 80%. वेपर प्रेशर को 80% तक रिड्यूस कर देना है। दैट मीन्स जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो वो 80% हो जाए किसका, पी नॉट का। ठीक है, तो ये थोड़ा इनडायरेक्टली ऐसा है। चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद अस। तो व्हाट द एक्सप्रेशन वाज, अच्छा अब M2 तो निकालना नहीं है, पर ठीक है किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, वैसे ही करते हैं। स्टार्टिंग जब बनाते हैं ना अपन लोग, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होता है, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 अपॉन 1। ठीक है, अच्छा आर वी सपोज टू नेग्लेक्ट, क्योंकि मैंने अभी नेग्लेक्टेड वाला फॉर्मूला ले लिया ना ये, तो आर वी सपोज टू नेग्लेक्ट द मोल फ्रैक्शन थिंग, जरा उस फॉर्म में लिख के दिखाओ पहले कि क्यों नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या था वो, दैट वाज बेसिकली, एक बार वहां से लिख दें, मोल्स में लिख दें, N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे हम लोग N2 को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे नीचे वाले को। क्या वो होगा, N2 will be what, W2 by M2, and this will be what, W1 by M1, and this will be again W2 by M2। ठीक है, अपॉन पी एस। पी एस क्यों, हाँ वो ट्रांसपोज वगैरह करने के बाद वो एक्सप्रेशन का फॉर्म चेंज हो जाता है। हाँ, क्योंकि -1 यहाँ चले जाता है ना, इस तरफ चले जाता है। ठीक है, हाँ नहीं, आर वी सपोज टू नेग्लेक्ट, मतलब क्या हमें पता है कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसा। यस, क्योंकि डाइल्यूट भी नहीं, और यहाँ पे वो 114 ग्राम में डला है, पर ये नहीं पता ना कितना डला है, ये अननोन है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये हो गई, यही नहीं पता, तो नेग्लेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, कोई नेग्लेक्ट करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, है ना, दैट विल नॉट बी अलाउड। ओके, तो सब कुछ ऐसा कैसा यूज होगा, ये जितना फॉर्मूला डाला है सब कुछ यूज होगा। ठीक है, और अपन ने सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉल्वेंट है ऑक्टेन। ऑक्टेन यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो अभी निकाला था अपन लोगों ने, 114 ही था, इसलिए वो 1 बन जाएगा यहाँ पर, और वो ट्रांसफॉर्म होगा, ये रहा ना, W1 अपॉन M1, 1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 आ गए, ये वाला। ठीक है, पुट करते हैं, पी नॉट, पी नॉट हमारे पास नहीं पता, नहीं पता, पी एस 0.08 ऑफ 80% है, 0.8 पी नॉट अपॉन पी, वो पूरा पी नॉट कैंसिल ही हो जाएगा, वो पूरा पी नॉट यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, उसको यूज ही नहीं है, कॉमन निकल के कट जाएगा। W2 पता नहीं है, M2 क्या है हमारे पास 40, ये दोनों वैल्यू रख दी, 114 अपॉन 114 प्लस W2 अपॉन 40, वो वहां से पी नॉट देखो पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 0.8 बचेगा जो कि 0.2 हो जाएगा, ये गया W2 अपॉन 40, और यहां बचा 1 प्लस W2 अपॉन 40। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, सॉल्व करके कंप्लीट हो जाएगी। उधर भेजते हैं सामने उसको, 1 प्लस W2 अपॉन 40
इज इक्वल टू W2/40, 40 में आके 0.2 मल्टीप्लाई होगा, बचेगा 8। ये सब ट्रांसपोज ट्रांसपोज चल रहा है। इसको ऊपर उठा लिया, 0.2 को नीचे ले आए, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 बचा। W2 अपनी जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो W2 मिल जाएगा। 1 इज इक्वल टू W2/8 माइनस W2/40। 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एलसीएम में अपने पास? 40, 5W2, हाँ, माइनस W2, 40 इज इक्वल टू 4W2। तो W2 का आंसर निकल के आ गया 10। इतना सॉल्यूट डाला गया होगा, इतना सॉल्यूट ऐड किया गया होगा 114 ग्राम ऑक्टेन में, जो कि नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था। डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट नेग्लेक्टेड कंडीशन में नहीं आता, डेसिमल नंबर और ट्रिपल डिजिट नेग्लेक्टेड में आता है। Okay, that's question number 18 done using the formula for the relative lowering of vapor pressure. If we are not available with the mass of solute, we cannot make the decision on neglecting the term. Question 19 is absolutely the same case again, using the same expression with different solute in water. Then we have a question on freezing point property. Hmm. 19, the question number 19 was exactly on the same ground. And now we have to find M2 there. All the data is provided. We cannot neglect the content because 5 ग्राम और 30 ग्राम दिया है, जो कि नेग्लेक्टेड कंडीशन में नहीं आता। तो पूरा का पूरा ऐसा फ्लो चलेगा सेम। ठीक है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 अभी। क्वेश्चन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो वर्कआउट कर लेते हैं। 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, 5% बाय मास सोल्यूशन है हमारे पास केन शुगर का। ठीक है, देन केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? यू मस्ट बी नोइंग इट यार, यू शुड नो दैट। शुगर का फॉर्मूला क्या है? ओके, हम कैसे कनेक्ट नहीं हो पाए यार इससे? नो, ओके फाइन, चलो लेट्स सी। ओके, तो दैट्स केन शुगर। केन शुगर obtained फ्रॉम शुगर केन ऑब्वियसली, और जिससे कि ग्लूकोज की प्रोसेस होती है, प्रोसेस बनाने की प्रोसेस ली जाती है। फाइन, ओके, दैट्स अ केन शुगर। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना इस साल केमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमें केन शुगर आएगा। ओके, मूविंग ऑन। 271 केल्विन, a 5% solution of cane sugar in a water has a freezing point of 271 केल्विन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या ले लें? टी, टी एफ इज गिवन टू बी 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, मतलब हाँ, अभी सोल्यूशन चेंज कर दिया। 5% ग्लूकोज
सोल्यूशन है अब हमारे पास, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, उसका टीएफ निकालना है। और हमें दिया गया है कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना इतना है, जो कि हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्या दिया है मेरे को, टीएफ नॉट 273.15, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि। ओके डन। दोनों में कॉमन क्या है यार, ग्लू इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कनेक्टिविटी है। केन शुगर अलग है, ग्लूकोज अलग है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सेपरेट है, C6H12O6 है। तो ये डेटाज एक साथ क्यों प्रोवाइडेड हैं, दे आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस एब्सोल्युटली। एक ही कनेक्टिंग लिंक है, केयर, जो कि इसमें से निकाला जाएगा और इसमें रख दिया जाए, बस इतना ही टास्क है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम का यूज करेंगे अपन 2 बार। एक में से के एफ निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। चलिए ठीक है, करते हैं। अच्छा वो, या तो एक में से निकाल के दूसरे में रखो, और या तो क्या कर दो, वो रेशो कंपेयर कर दो। रेशो कंपेयर कर दो, ठीक है, लेट्स सी। चलो करते हैं। लेकिन मोलैलिटी नहीं है हमारे पास अभी। मोलैलिटी निकालनी है दोनों परसेंटेजेस से। मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल जाएगा, क्योंकि मास है और मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा। और सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास पता है ना, यहाँ से सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा इधर, 95, दोनों ही केस में। तो मोलैलिटी निकाली जा सकती है, और मोलैलिटी से केएफ जनरेट हो जाएगा। डेल्टा टीएफ को अप्रोच करना होगा। ठीक है, तो इसका फ्लो ये हो गया है कि पहले वाले केस के डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम में डेल्टा टीएफ कितना होगा, डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा, T0F माइनस टीएफ 2.15। के एफ पता नहीं है, और मोलैलिटी सॉल्यूट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी यानी 95। ये रहा सब कुछ, यहां से के एफ मिल जाएगा, जिसको नेक्स्ट वाले डेल्टा टीएफ के एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। ये मैंने मास लिख दिया है, मतलब दैट वाज ऑलरेडी नोन टू मी कि इसको जब सॉल्व करोगे इट विल गिव यू 180 मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन, एंड वेयर दिस केएफ विल गो इन द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द ग्लूकोज, उसमें डेल्टा टीएफ क्या होगा, 273.15 माइनस टीएफ जो फाइंड करना है। केएफ कौन सा आएगा, ये वाला, एज सच। और उसकी मोलैलिटी का क्या केस होगा, सेम, सेम मोलैलिटी, उतना ही है ना अमाउंट, बस मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा। ग्लूकोज का कितना होता है, 72, 12 और 96, है ना। हाँ ये 180 हो गया ग्लूकोज में। उधर कितना हो गया अपने पास, 144, 22 और 176। दैट इन टोटल गिव्स अस 342, 11, 7, 9, 13, 14, 342, है ना, 342। उन्होंने मोलैरिटी, मोलैलिटी इसको डायरेक्टली वर्कआउट ही कर दिया डायरेक्टली। चलो ठीक। हाँ ये वाला कौन सा जाएगा, पहला वाला, ये है उसका था, पहला वाला सुक्रोज का था,
केन शुगर को सुक्रोज भी कहते हैं। और दूसरा वाला किसका आएगा, ग्लूकोज का है। अपॉन में वही रहेगा 95 अपॉन, बहुत सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल, 95 कैंसिल, 1000 कैंसिल, ये टर्म्स बचेंगे। फाइनल टारगेट इज टी। के एफ यहां से ऐसा कैसा उठा लेंगे पूरा, ये वैल्यू यहाँ पे आके सेटल हो गई। दोनों सॉल्यूशंस का के एफ कंपेयर, के एफ को यूज करके कनेक्ट करना था। तो ये फ्लो है क्वेश्चन का, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। 20 तक के अपने ये हो गए हैं एग्जीक्यूट। ओके, रेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन।